नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की, जहां आज शाम 4 बजे त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में स्कूल खोलने और विधानसभा सत्र की तारीख पर फैसला हो सकता है, तो वहीं कुंभ को लेकर राज्य की गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है। और अब जो खबर है वो है उत्तराखंड आने वाले सैलानियों के लिए। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। राज्य सरकार ने नई एसओपी जारी कर दी है। अब किसी भी राज्य से उत्तराखंड आने के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा और बिना रजिस्ट्रेशन के बेरोक टोक उत्तराखंड में कहीं भी आ और जा सकेंगे। 1 फरवरी से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट लाइव जुड़ रहे हैं। दीपांकर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, त्रिवेंद्र सरकार की जो आज बैठक होने वाली है कैबिनेट की, उसको लेकर क्या कुछ खास इनपुट है? बिल्कुल अपर्णा, आज जो कैबिनेट की बैठक होगी शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास में, उसमें सबसे बात जो खास रहेगी वो 2 तारीखों का ऐलान की वो कौन सी तारीखें होती है। एक तो स्कूल खुलने हैं फरवरी में, इसकी तरह की बातें, उसकी तैयारियां लगभग कर ली गई हैं और उम्मीद इस बात की है कि आज की कैबिनेट में वो तारीख भी तय हो जाएगी और कब से स्कूल खुलेंगे और किस एसओपी के साथ खुलेंगे, किन नियम कायदों के साथ खुलेंगे, वो भी आज तय होगा। इसके अलावा विधानसभा का सत्र होना है गैरसैंण में, तो उसकी तारीखों का भी आज ऐलान हो सकता है, क्योंकि मार्च में कुंभ होगा और 2 महीने के कुंभ में तमाम तैयारियां सरकार को हरिद्वार में भी करनी होंगी। ऐसे में फरवरी के दूसरे और तीसरे हफ्ते में गैरसैंण में सत्र की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा जो कुंभ होगा, सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य सरकार क्या एसओपी जारी करती है, किस तरह कुंभ में गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी, आज राज्य सरकार उस पर भी फाइनल मोहर लगा सकती है। यानी ये 3 महत्वपूर्ण बातें, विधानसभा सत्र की तारीख, स्कूल खुलने की तारीखें और कुंभ की एसओपी आज जारी होने की पूरी संभावना है। अपर्णा जी, और साथ ही एक और बड़ी खबर देहरादून से है दीपांकर, वो ये भी है कि अब 1 फरवरी से, तारीखों की आप बात कर रहे थे, लेकिन 1 फरवरी से जो नई गाइडलाइन जारी हो गई है उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए जो दूसरे राज्यों से आते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी राहत की खबर है दूसरे राज्य से आने वाले जो यात्री हैं उत्तराखंड में, उनके लिए। इससे पहले उन्हें स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना उनके लिए अनिवार्य था, लेकिन अब ये अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और 1 फरवरी से जो भी व्यक्ति दूसरे राज्य से उत्तराखंड में आएगा, वो जैसे इस कोविड के इससे पहले आता जाता था उस तरह से आ जा सकेगा, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है या कोविड के प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करना होगा, मास्क, सैनिटाइजेशन, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारे नियम फॉलो करने होंगे। तो पर एक बड़ी राहत सभी यात्रियों के लिए जो उत्तराखंड आना चाहते हैं आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जहां एक तरफ आज शाम को 4 बजे होने वाली बैठक के बारे में दीपांकर ने जानकारी दी कि 3 तारीखों पर नजर रहेगी कि उन 3 तारीखों को लेकर फैसला कब क्या होता है, कि स्कूल कब खुलेंगे, कुंभ की तैयारी को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उसको लेकर, और एसओपी कब तक जारी होती है। और साथ ही यहाँ बड़ी खबर उन तमाम यात्रियों के लिए भी है जो दूसरे राज्य से उत्तराखंड आएंगे 1 फरवरी के बाद, उन्हें किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। बढ़ते आगे, हरिद्वार कुंभ की तैयारी चरम पर है और हाल ही में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी हरिद्वार का दौरा किया था। अब सीएम त्रिवेंद्र रावत ने हरिद्वार की तैयारियों को लेकर वीडियो ट्वीट किया है। आप भी देखिए हरिद्वार कुंभ के लिए कितना तैयार है। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में त्रिवेंद्र सरकार ने आस्था से सजा दी है धर्म की नगरी हरिद्वार। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है महाकुंभ। कोविड की चुनौतियों के साथ महाकुंभ के लिए तैयार हैं हम। पिछले 4 साल में बदल रही है धर्मनगरी। मां गंगा के उपासक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी के दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि पौड़ी राज्य का पहला जिला है जिसने सबसे अच्छा काम किया है। सीएम ने अपने दौरे के आखिरी दिन अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और विकास कार्यों को लेकर जिले को बधाई भी दी। सीएम ने पौड़ी के माल रोड को लेकर डीएम को निर्देश भी दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली।
ये तो घूम के यहाँ पहाड़ों में बहुत मिलेगा। जिले ने बहुत अच्छा काम किया है और पूरे 13 जनपदों में नंबर 1 पर पौड़ी जनपद ने काम किया है। जो विकास योजनाओं को जो सरकार की उनको अंजाम देने का काम किया है, तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। साल 2021 में पहले 2 जिलों के दौरे में कार्यकर्ताओं और जनता से मिले रिस्पांस से सीएम खुश हैं, तो वहीं अगली तैयारी चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के दौरे की है। अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में 3 दिन में मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ मीटिंग भी की, कार्यकर्ताओं से भी मिले और मंदिर दर्शन भी किए। यानी गढ़वाल और कुमाऊं में राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले 2 जिलों में मुख्यमंत्री ने जनता का मूड भी देखा और कार्यकर्ताओं को काम का संदेश भी दिया। और देहरादून पहुंचकर सीएम ने कहा कि सरकार से जनता भी खुश है और कार्यकर्ता भी। सरकार से लोग खुश हैं। मैं जहां भी गया हजारों की संख्या में लोग मिले। आज सुबह पौड़ी में 9 बजे बैठक थी और पौड़ी जैसी जगह पर जहां इतना ठंडा है, वहां पर जो ऑडिटोरियम है जिसकी क्षमता लगभग 600 लोगों की है और ये वर्कर्स की मीटिंग थी, सुबह 9 बजे इतनी बड़ी संख्या में पहुंचना मैंने पहली बार देखा। तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और जनता में भी उत्साह है। 57 विधायकों की सरकार का चेहरा त्रिवेंद्र रावत हैं और 2022 चुनाव में जवाबदेही और जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होगी। इसीलिए तैयारी लगातार हर जिले के दौरे की है और अगला दौरा चमोली और रुद्रप्रयाग का होगा। 2 जनपद रुद्रप्रयाग और चमोली 2 जनपद है। उन दोनों जनपदों का मेरा नेक्स्ट विजिट जो होगा वो इन 2 जनपदों का होगा। मुख्यमंत्री हो या मंत्री, सबकी नजर इन दिनों जिलों में चल रहे काम पर है और कोशिश काम को वक्त पर अंजाम देने के साथ ही बूथ तक संदेश पहुंचाने की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। 2022 में बीजेपी को बूथ स्तर पर टक्कर देने का जिम्मा अब कांग्रेस के बड़े नेता उठाएंगे, वो भी अपना बूथ जिताकर। कांग्रेस के हर नेता को अपना स्थानीय बूथ जिताने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसी परफॉर्मेंस पर उस नेता का प्रमोशन निर्भर करेगा। यहां तक कि बड़े नेता भी बूथ अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हल्द्वानी से मेयर का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के युवा नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के बेटे ने, जिन्होंने AICC मेंबर रहते हुए अपने बूथ का अध्यक्ष भी बनने का फैसला किया है। स्तर से मजबूत करने के लिए सही सीनियर आदमी को बूथ का अध्यक्ष बना दीजिए, जैसे सुमित ने आज अपने को घोषित किया है, तो उनकी जिम्मेदारी आएगी हमारा बूथ नंबर 1 आ जाए। बूथ जो मेरे अंतर्गत जो बूथ आते हैं जहाँ पे मेरा वोट पड़ता है, उसका मैंने आज रिक्वेस्ट करी शहर अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष से कि मुझे अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि बूथ कमेटी के साथ मैं गंभीरता से कार्य भी करूँ। ऐसे सारी बूथ कमेटियों के साथ कार्य करूँगा, लेकिन जो मेरा बूथ है उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं ले रहा हूँ। जितने हमारे बड़े नेता हैं उनको भी अवश्य बूथों में कूदना पड़ेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 1 फरवरी को फिर से देहरादून दौरे पर आ रहे हैं। देहरादून सिसोदिया आपके सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे और सभी 70 विधानसभाओं के लिए गाड़ी रवाना करेंगे। पार्टी राज्य में उत्तराखंड में भी केजरीवाल अभियान शुरू कर रही है, जिसमें वीडियो वैन के जरिए आपका दिल्ली मॉडल दिखाया जाएगा। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाएंगे। हम वीडियो वैन्स के साथ उत्तराखंड के गांवों में, शहरों में जाएंगे और वहां पर छोटी छोटी जनसभाएं करेंगे। हमारा टारगेट है कि लगभग 6500 जनसभाएं हम अगले 45 दिनों में करने वाले हैं और साथ ही साथ हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख सक्रिय सदस्य हम पूरे उत्तराखंड में बनाएं। गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने छात्रों को बड़ी राहत दी है और ऑफलाइन पढ़ाई को लेकर नई छूट जारी की है। अब यूनिवर्सिटी के श्रीनगर, टिहरी और पौड़ी कैंपस में प्रैक्टिकल क्लास वाले शोधार्थी 1 फरवरी से कैंपस आ सकेंगे और छात्रों को क्लास के साथ लैब में जाने की भी परमिशन होगी। प्री PhD छात्रों की परीक्षाएं 20 फरवरी के बाद, जबकि UG और PG की थियोरी की क्लास पहले की तरह ऑनलाइन चलती रहेंगी। नेपाल और भारत को जोड़ने वाले झूला पुल जल्द ही पूरी तरह से खुल जाएंगे। नेपाल की तरफ से पुल खोलने का फैसला लिया गया है। इंटरनेशनल झूला पुल पिछले साल मार्च से ही बंद है। इस वजह से बॉर्डर पर खासी दिक्कतें हो रही हैं। उत्तराखंड में करीब 275 किलोमीटर बॉर्डर नेपाल से लगा हुआ है और लॉकडाउन के बाद सारे ही पुल बंद थे, जिससे व्यापारियों को भी नुकसान हुआ था। अब नेपाल की तरफ से पुल खोलने का फैसला हुआ है। हालांकि भारत की तरफ से अब भी पुल को खोलने पर कोई फैसला नहीं है, लिहाजा पुलों के पूरी तरह से खुलने का अभी इंतजार ही करना होगा।
अटल आयुष्मान योजना में अच्छा काम करने वाले सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल को सीएम त्रिवेंद्र रावत ने उत्कृष्ट सेवा सम्मान देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 लाख परिवारों के 41 लाख से ज्यादा गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। 231 करोड़ की मदद से 2,36,000 से ज्यादा पेशेंट अभी तक इस योजना से इलाज ले चुके हैं। वहीं अब अगले 6 महीने में 30 लाख और गोल्डन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा काम करने के लिए जॉली ग्रांट हॉस्पिटल और प्रेम सुख हॉस्पिटल देहरादून को गोल्ड सर्टिफिकेट दिया गया, जबकि कृष्णा मेडिकल सेंटर देहरादून और चामुंडा हॉस्पिटल काशीपुर को सिल्वर, हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल सतपुली को ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। अगला चरण में हम बाकी जो सदस्य परिवारों में बचे हैं उनके लगभग 30 लाख कार्ड्स और अगले 6 महीने में हमारा बनाने का कार्यक्रम है। हरिद्वार और सितारगंज में मशीनों की आवाज जरूर गूंज रही है, लेकिन नैनीताल के मिनी औद्योगिक क्षेत्र बंजर पड़े हैं, वो भी तब जब कोरोना काल में युवाओं के लिए पहाड़ में रोजगार का खाका खींचा जा रहा है। ये है नैनीताल के बेताल घाट का मिनी औद्योगिक आस्थान। राज्य बनने के बाद इस इलाके के लिए यहाँ मिनी सिडकुल की स्थापना तो की गई थी, लेकिन आज ये बंजर है। करीब 2 एकड़ में फैले मिनी औद्योगिक आस्थान की हालत ये कि 20 सालों में यहाँ दूध का प्लांट ही लग सका, तो सुजाता कंपनी ताला जड़कर यहाँ से लौट गई। स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए तैयार किए इस मिनी सिडकुल में घास जम गई है तो जमीनों पर कब्जा दिखने लगा है। वहीं विधायक इस बात से भी अनजान है कि यहाँ कोई मिनी औद्योगिक आस्थान भी है। हालांकि स्थानीय युवा इस मिनी सिडकुल में कंपनियों को लाकर रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। बेताल घाट में तो कोई ऐसा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी स्थान चयनित नहीं है, कोई भी जमीन सिडकुल की वहाँ पर नहीं है, सब लोगों की स्थानीय है। सिडकुल का पहले जो यहाँ काम खुला था वो बंद है, अब अभी कोई इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। क्या मांग है सरकारों से? सरकारों से है कि जो भी यहाँ लोग आए हैं अभी प्रवासी, उनको भी रोजगार मिलेगा। जो बेचारे यहाँ लोकल में जो बाहर नहीं जा पाते हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा। दरअसल राज्य बनने के बाद हरिद्वार और रुद्रपुर में बड़े औद्योगिक संस्थान खोले गए, तो पहाड़ों में मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए जमीन तय की गई और सिडकुल में गांव के युवाओं को आसपास ही रोजगार देने की कल्पना की गई थी, लेकिन परिणाम सिफर ही रहा। उनमें अब नए नए हमारे जो उद्यमी हैं उनको किस तरह की नीड्स हैं, उनको उनकी तरह से अकोमोडेट किया जा सकता है, उसके लिए क्या पॉलिसी लेवल पे कोई चेंजेस की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ों में भी अभी एक्सरसाइजेज चल रही हैं और निकट भविष्य में उनका भी बेहतर उपयोग होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि उद्योग विभाग नए सिरे से प्रयास करने की बात जरूर कह रहा है, लेकिन उद्योगपति पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं हैं। मगर लाख टके का सवाल यह है, अगर सरकार इन उद्योगों को यहाँ स्थापित करती है तो इससे न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि पलायन को भी रोका जा सकेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तरकाशी के शहीद पार्क में स्वर्णिम विजय का जश्न मनाया गया। इस दौरान विजय मशाल को फूल चढ़ाए गए। इस दौरान शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया, साथ ही पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं को भी सम्मान दिया गया। टिहरी रियासत की राजधानी रही प्रतापनगर को अब पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग कोशिश कर रहा है, जिससे टिहरी आने वाले टूरिस्टों को टिहरी रियासत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। टिहरी झील से सटे प्रतापनगर क्षेत्र को अब पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत टिहरी रियासत के इतिहास से जुड़ी धरोहरों को अब पर्यटन की दृष्टि से डेवलप किए जाने की योजना है, जिसके लिए पर्यटन विभाग योजना बना रहा है। वहीं प्रतापनगर के पर्यटन सर्किट से जुड़ने से यहां आने वाले पर्यटकों को टिहरी राजशाही का इतिहास पता चल पाएगा। देखिए, जो राजमहल है वो पुरानी धरोहर है, उसके जो है पर्यटकों के लिए और वहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों को संयोजन के लिए जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि उससे पर्यटन की जिला योजना से उसको जो है सुसज्जित और सौंदर्यीकरण किया जाए। टिहरी के महाराजा सुदर्शन शाह के उत्तराधिकारी प्रताप शाह ने प्रतापनगर को अपनी राजधानी बनाया और शासन किया था।
लेकिन देखरेख और मेंटेनेंस के अभाव में प्रतापनगर का राजमहल और राज दरबार आज खंडहर की स्थिति में है। लेकिन अब टिहरी रियासत की इन धरोहरों को पर्यटन की दृष्टि से डेवलप और सुरक्षित किए जाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं लोगों का भी मानना है कि यदि प्रतापनगर क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से डेवलप किया जाए तो यहाँ अपार संभावनाएं हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। ये राजा का महल है, यहाँ पे दरबार चला करता था कभी। यहाँ वैसे प्रतापनगर को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी थी राजा की। तो अब इस तरह से अगर इसे पर्यटक के रूप में लिया जाए तो बहुत कुछ भविष्य में हो सकता है। यहाँ पे टिहरी झील जहां पर्यटन की दृष्टि से उभरता हुआ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है, वहीं अब टिहरी झील से सटे आसपास के क्षेत्र को पर्यटन सर्किट से जोड़ने से यहाँ एक तरफ पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों को टिहरी राजशाही के इतिहास के बारे में भी पता चल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। दून स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की सीएम त्रिवेंद्र रावत ने शुरुआत की। देहरादून शहर में होने वाली हर हरकत पर अब 5000 कैमरों की नजर होगी और एक ही कमांड कंट्रोल सेंटर से एक साथ कई प्रॉब्लम्स दूर होंगी। स्मार्ट सिटी देहरादून के सेंटर से आपको क्या फायदा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून शहर के बाजार पर नजर हो, आपके मोहल्ले में पानी की समस्या हो, कहीं ट्रैफिक जाम हो, कूड़े के ढेर से आप परेशान हो या ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होने वाला चालान हो, अब एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से 5000 कैमरे जहां हर तरफ नजर रखेंगे, तो वहीं इसी सेंटर से तमाम समस्याओं का भी समाधान होगा। इससे तमाम जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का काम, कुछ को कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का काम, और जो मानव हस्तक्षेप है उसको वो कम होगा। इसके अलावा कमांड कंट्रोल सेंटर में शहर में आने जाने वाली हर गाड़ी की एंट्री होगी। नियम तोड़ने पर चालान का ऑटोमेटिक मैसेज मोबाइल पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा टोल फ्री नंबर में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत वाले विभाग को तय वक्त में समाधान करना होगा। इसके अलावा एक हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-2525। इस पर भी, ये टोल फ्री नंबर पे भी फ़ोन करके वो अपनी शिकायतें जो शहर के विभिन्न विभागों की है वो इस पर दर्ज करेगा और फिर यहाँ से वो प्रोसेसेस फिर जो हमारा कंसोल डिपार्टमेंट का है हम उसमें मूव करा करके उस प्रोसेस को हर डिपार्टमेंट की शिकायत के लिए एक SOP निर्धारित हुई है, वो उस डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन से उसके अनुसार उसे उस शिकायत को तय समय के अंदर दूर करना होगा। साफ है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां तमाम समस्याओं को दूर करेगा, तो वहीं 5000 कैमरों की नजर आपको 24 घंटे सुरक्षित होने का एहसास कराएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।